नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे पेपर 2021 का, जो प्रश्न हम कर चुके थे 101 से 150 तक क्वेश्चन हम करेंगे और पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2021 वाला। तो जल्दी शुरू कर लेते हैं 101 वाला क्वेश्चन। प्रश्न अगर आपको कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई आपको समझ में नहीं आया हो कुछ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो आराम से। ठीक है, 101 वाला प्रश्न देखते हैं हम कि और उस पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या क्या है। इन पंक्तियों का व्याख्या बतानी हमें कि मुस्कान का बिंब परक अंकन और उस पर वह मुस्कान, यानी कि मुस्कान का बिंब परक वर्णन, ये एकदम सही है। यहाँ पर ये इसमें दिख रहा है साफ साफ। अनुपयुक्त बता रहा है, जो मतलब व्याख्या के संदर्भ में सही नहीं है। श्रद्धा का सौंदर्य वर्णन, बिल्कुल इसमें श्रद्धा का ही सौंदर्य वर्णन किया हुआ है। अस्ताचलगामी की सूर्य की किरण से तुलना, नहीं, ये गलत होगा यहाँ पे। अस्ताचलगामी का मतलब होता है जो ढलता हुआ सूरज होता है ना, उसका, जबकि यहाँ तो उदयाचल यानी कि उगते हुए सूरज से यहाँ पे तुलना की जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा। गेयता भी यहाँ पे पाई गई है, ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं, और गेयता भी यहाँ पे सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो होगा तीसरा उत्तर, क्योंकि ये अनुपयुक्त होगा। ठीक है, 102 वाला प्रश्न देखते हैं हम। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा को किन दो कविताओं का सार तत्व माना है। काफ़ी इजी प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास व सरोज स्मृति। ठीक है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है। राम की शक्ति पूजा मूलतः अनामिका में संकलित है। ये काफ़ी आसान प्रश्न है, याद रखिएगा। अनामिका में संकलित है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या कौन सी है, यानी कि रवि हुआ अस्त, सूर्य के अस्त होने का कारण, बिल्कुल सही है। राम के निर्बल होने का संकेत, बिल्कुल, रवि हुआ अस्त रह गया राम रावण का अपराजय समर। राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्तियां ये। दग्धाक्षर र का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है र का प्रयोग। लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, ये गलत है, क्योंकि लक्ष्मण के मूर्छित होने के संकेत का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ये पंक्तियाँ उस समय नहीं आई है। ठीक है, अगला प्रश्न 105वां। अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी खोज की ओर संकेत करती है जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल तथ्य है अस्मिता की खोज, यानी कि अस्मिता की खोज के बारे में कहा गया है। तो अस्मिता की खोज और मुक्तिबोध के संदर्भ में अगर ये शब्द आ जाए, अस्मिता की खोज, तो हमारा उत्तर कोई नहीं होगा, सिर्फ राम नामवर सिंह। हम बिना देखे नामवर सिंह की तरफ चले जाएंगे, यही उसका उत्तर हो जाएगा। अस्मिता की खोज अंधेरे में और मुक्तिबोध के लिए तो नामवर सिंह। 106 नंबर वाला प्रश्न देखेंगे हम कि जिंदगी के कमरों में अंधेरे में कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज़ पैरों की देती है सुनाई बार 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 बार। अंधेरे में एक बहुत बड़ी लंबी कविता है, ये मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। तो उसमें से ये पंक्तियाँ दी गई है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण कथन है, यानी कि इन पंक्तियों का अर्थ किन पंक्तियों में नहीं दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। चमत्कार मात्र है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कविता का आरंभ काव्य से चमत्कार मात्र नहीं है। चमत्कार अच्छी, मतलब अच्छा खासा चमत्कार यहाँ पे दिखाया गया काव्य से लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एक प्रकार इसको हम लेके देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन, बाकी हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मुझे तो पहले में डाउट लग रहा है कि कविता का आरंभ काव्य से लेकर चमत्कार मात्र है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कविता का आरंभ रहस्यमय दृश्य से होता है, ये एकदम सही है। कविता का आरंभ नाटकीय आरंभ है, बिल्कुल नाटकीय आरंभ है। वह रहस्यमय व्यक्ति अब तक न पाई गई रचना की अभिव्यक्ति, ये भी सही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो रचना चमत्कार मात्र ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार मात्र नहीं है। ठीक है ना, इतनी अच्छी कविता है हिंदी साहित्य की, तो चमत्कार मात्र नहीं हो सकता। ठीक है ना, 107वां प्रश्न क्या कहता है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्तियों में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है। ठीक है, किस ओर नहीं है। आत्मपरक जड़ीभूत सौंदर्य अभिरुचि का तिरस्कार, ये भी सही है बिल्कुल। मस्तिष्क शिराओं में तनाव पैदा करने का आग्रह, ये भी सही है। कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार, इससे पहले वाला प्रस्तुत, इसमें दोनों में सेम बात बोली गई, कविता के कमजोर ज्ञानात्मक आधार। ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी कविता, इतनी अच्छी कविता, इतनी फेमस कविता, अंधेरे में मुक्तिबोध द्वारा रचित, उसका जो ज्ञानात्मक आधार कमजोर कैसे हो सकता है। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा, ये असंगत होगा। और चौथा ऑप्शन है अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प, ये सही है। ठीक है ना, यहाँ पे मुक्तिबोध जो है वो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने का संकल्प ले रहे हैं। 108वां क्वेश्चन है कि मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में टिप्पणी किसकी है। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। ये जो पंक्तियाँ हैं गोदान की पंक्तियाँ हैं, ये खुद लेखक की पंक्तियाँ हैं, ये है ना।
मालती के संबंध में। गोदान 1936 में लिखा हुआ उपन्यास है, ये प्रेमचंद का बहुत फेमस उपन्यास है ये। गोदान की कथा में नहीं है, ये कौन सा एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो हमको पता है कि दुनिया सीलिया गोविंदी ये है, रूपा चुहिया नोहरी ये गलत है, ठीक है ना। रूपा चुहिया नोहरी ये गलत है। धनिया मालती विडिन ये भी थे, सोना पुन्नी सरोज। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा रूपा चुहिया और नोहरी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 109 का आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि चुहिया भी है रूपा भी, लेकिन नोहरी नाम का कोई पात्र गोदान में नहीं है, ठीक है ना। चुहिया तो है, ऐसा है। 110वां प्रश्न देखो, संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतने ही लोग दबाते हैं। थाना पुलिस कचहरी अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कथन किसका है? गोदान में ये कथन है राम सेवक का, ठीक है ना। गोदान में ये कथन किसका है? राम सेवक का। 111वां प्रश्न देखिए आप कि त्यागपत्र उपन्यास इस बार सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको क्वेश्चन को जल्दी देख लेंगे कि त्यागपत्र की मृणाल की व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है ना। तो आत्मपीड़न ये सही है, ये उपयुक्त है उसके बारे में। आत्मपीड़न पर दयाभाव, अपनी नियति की स्वयं निर्मात्री, ये भी सही है। समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह, बिल्कुल नहीं, वो अंदर ही घुट कर जीने वाला एक पात्र है, ठीक है ना। तो समाज में तोड़ने फोड़ने चाहिए, गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। त्याग पात्र का प्रमुख संदर्भ है जैनेन्द्र का लिखा हुआ बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ये। और जैसा कि हमको पता है कि जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास लिखने में बहुत माहिर थे, उनका नाम मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों में गिना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र के प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन, ठीक है ना। फिर से त्यागपत्र का प्रश्न है, यहाँ पे सही उत्तर हो कौन सा होगा देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन उत्तर देखो आप कि आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगति को ढकने का प्रयत्न करता है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाता है, ठीक है। 114 प्रश्न देखिए, क्या वह जिंदा था? जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में ये कथन किसका है? महाभोज उपन्यास हमारे सिलेबस में है, मन्नू भंडारी का काफ़ी फेमस उपन्यास है ये। इसका उत्तर होगा बिंदा, है ना। महाभोज उपन्यास में ये जो कथन है ये बिंदा का है, बिंदा का। 115वां क्वेश्चन हम देखेंगे, 115वां। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष का वो, ठीक है ना, प्रथम प्रकाशन वर्ष। तो इसका प्रथम प्रकाशन वर्ष कब है आप सबको पता होगा, 1979 में मन्नू भोज कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है जो कि कल्पलता में निबंध संग्रह में संकलित है। इसका कारण है पार्श्वी वृत्ति के कारण। हमारी पार्श्वी वृत्ति को याद दिलाने के लिए नाखून बार बार बढ़ते हैं कि हम प्राचीन समय में पशु थे। 117वां क्वेश्चन है कि श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन का बताना है। श्रद्धा भक्ति निबंध इस बार भी हमारे सिलेबस में है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। श्रद्धा का जो व्यापार होता है ना वो स्थल होता है और विस्तृत होता है, लेकिन प्रेम का एकांत होता है, तो ये असत्य नहीं है, ये सही कथन है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है, एकदम सही कथन है। ये भी प्रेम का जो कारण होता है वो अनिर्दिष्ट होता है, अज्ञात होता है, लेकिन श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट होता है। तीसरा ऑप्शन है कि श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, प्रेम सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है, ये गलत कथन है, ऐसा कहीं नहीं निबंध में लिखा हुआ है। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार यही कथन गलत हो जाएगा, यही असत्य कथन है। चौथा ऑप्शन है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये सही कथन है, श्रद्धा और योग के प्रेम का नाम है भक्ति है। 118वां क्वेश्चन है कि राम मनुष्य है और मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक डैश 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 है। कुबेरनाथ राय निबंध के अनुसार राघव करुणा रसों के आधार पर राम के संबंध रिक्त स्थान पर है ना। तो जब यहाँ पर ये राघव करुणा रसों कुबेरनाथ राय के गंधमादन में संकलित एक निबंध है, ठीक है ना। तो यहाँ तो इसका सही उत्तर आएगा वो होगा शील और करुणा का संबंध। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही होगा। राम मनुष्य है, मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है, ठीक है ना। यही उत्तर इनका सही होगा, पहला उत्तर यहाँ सही होगा। 119वां क्वेश्चन देखो आप, उसने कहा था कहानी इस बार भी हमारे सिलेबस में है। असंगत कथन छाटना है इसमें से कि रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंप्रक्त है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंप्रक्त, नेगेटिव बात कर दी जो कि गलत है। ये असंप्रक्त नहीं है, बल्कि रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना संप्रक्त है। तो यहाँ पर अगर संप्रक्त होता तो सही होता, लेकिन असंप्रक्त है, इसका मतलब यही असंगत हो जाएगा, यही सही है। 120वां क्वेश्चन देखो, ये भी हमारे सिलेबस में है इस बार कहानी कि कफन कहानी के संबंध में असंगत कथन ठाटना है, ठीक है। कथन कहानी के संबंध में कि कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना के बदलाव प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है।
कथन कहानी जो है कफन कहानी प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना के बदलाव में उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। बिल्कुल सही बात है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के साथ मुक्त करती है। बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि कोई भी कहानी है वो एक प्रकार से उसका अंत होता था, आदर्श या यथार्थ किसी प्रकार से, लेकिन इस बार इसमें कुछ किसी प्रकार का अंत नहीं किया गया है। ठीक है ना, कहानी को जिस प्रकार से चल रही थी उस हिसाब से प्रेमचंद ने चलने दिया है। तीसरा ऑप्शन है कि कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। बिल्कुल, काफ़ी मार्मिक कहानी है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यथार्थ को व्यक्त करती हुई कहानी है ये। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। कफन कहानी के संबंध में यही असंगत कथन है। ठीक है ना, यही अपना असंगत कथन होगा। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, ये भी सिलेबस में लगी हुई है कि पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन। पहला ऑप्शन है कि नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, एकदम सही बात है। मधुलिका जो इसकी प्रमुख स्त्री पात्र होती है, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, ये असंगत। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, एक बार इसे विचार करेंगे। नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, ये तो सही है। ठीक है ना, देश प्रेम और प्रियतम प्रेम का द्वंद्व, ये भी सही है। ठीक है, पहला तीसरा चौथा सही है, लेकिन जो यहाँ पे सबसे कमज़ोर विकल्प लग रहा है वो स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, ये एकदम गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव इस कहानी में दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे एक अलग ही स्टोरी चल रही होती है देश प्रेम से संबंधित। 122वां प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है। अज्ञेय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम क्या था? ग्रेंग्रीन नाम था। ग्रेंग्रीन अज्ञेय की कहानी है, बहुत फेमस कहानी है मालती की। मालती इसकी प्रमुख पात्र होती है। 123वां प्रश्न देखिए, उजाले के मुसाहिब। अब ये सिलेबस में नहीं है हमारी कहानी, ठीक है ना। उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है, तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पानी की भांति विवेचना, क्योंकि जो उजाले का अर्थ वो यहाँ पे स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप ये भी होगा, अंतस की अकुलुष स्थिति ये भी होगा, और परब्रह्मा की अनुभूति ये भी होगा। लेकिन पानी की भांति विवेचना ये गलत उत्तर है, इसलिए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उजाले से व्यंजित नहीं है, तो उजाले से जो व्यंजित नहीं है उसका सही उत्तर हो जाएगा पानी की भांति विवेचना। टॉर्च उठाकर देखना, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों की लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित हो रही है। लाल चलित बिंदु किसके लिए प्रयोग हुआ है? मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा आपको पता है राहुल सांकृत्यायन जी का प्रमुख फेमस एक यात्रा वृत्तांत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खटमल। ठीक है ना, 124 का उत्तर हो जाएगा खटमल। ये भी हमारे पाठ्यक्रम से हट गया है इस बार। 125वां देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा में फुनदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृत्तांत में शामिल नहीं है, तो 125वें का उत्तर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है, ये गलत है। ठीक है ना, ये यहाँ पे वृत्तांत में शामिल नहीं है। 126वां देखिए कि राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। बिल्कुल, राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान ची दौड़ प्रसाद में स्थित देवालय में, जो ची दो जगह है, ची दो प्रसाद में स्थित देवालय में तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। 126 का उत्तर हो जाएगा पहला। 127 वो देखिए आप कि नग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाई चाय को उठकर फेंकने का कारण क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, क्योंकि जो लेखक के चोगे का नीचे का दामन प्याले से छू जाना। ठीक है ना, 127 का उत्तर होगा तीसरा। ये हमारे पाठ्यक्रम इस बार नहीं है, इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी देख रहे हैं। 128वां क्वेश्चन देखिए, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आदिकालीन हिंदी है उसमें वियोगात्मकता की ओर झुकाव है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ड ध्वनि का विकास सही है, ढ ध्वनि का विकास सही है, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग ये भी सही है, तो आदिकालीन हिंदी के संबंध में जो उपयुक्त नहीं है वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। 129वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस से संबद्ध नहीं है? तो स्वर श्रेणी अपभ्रंश से भी हुआ है, बिल्कुल सही है। अर्धमागधी स्वर श्रेणी से भी हमारी भाषाएं निकली ना बहुत सारी, इसलिए स्वर श्रेणी भी सही है। अर्धमाग से भी निकली है, मागधी से भी निकली है, और पैसाजी जो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी हिंदी की 17 बोलियाँ हैं, अच्छा 18 आती है, मैथिली भाषा का रूप धारण कर चुकी है, इसलिए तो वो स्वर श्रेणी अर्धमागधी और मागधी से निकली है। ये पैसाजी नहीं होगा यार, पैसाजी से लहंदा और पंजाबी निकली, जो कि हमारे काम की नहीं है। 123वां प्रश्न देखिए कि ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप, तो जादव बाटी भी है,
डांगी भी है, सिकरवाड़ी है, लेकिन जो सिपाड़ी है ना, सिपाड़ी, ये ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। याद रखिएगा, जादव बाटी, डांगी और सिकरवाड़ी ये ब्रजभाषा का स्थानीय रूप है। 131वां देखिए कि भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन बताना है कि भोजपुरी बोली के संदर्भ में क्या कथन असंगत है। पहला है कि भोजपुरी दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी की प्रतिष्ठित रूप है, एकदम सही है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी, ये गलत है, क्योंकि भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति हुई है वो मागधी अपभ्रंश से हुई है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी बोली की उत्पत्ति हुई है, और बिहारी बोली के अंदर 3 बोलियां बोली जाती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो अतः भोजपुरी, मगही और मैथिली की जो उत्पत्ति हम अर्धमागधी अपभ्रंश से मान सकते हैं, ठीक है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग किया गया है, एकदम सही है। भोजपुरी बोली का प्रमुख क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है, ठीक है ना। तो जो हमारा असत्य कथन होगा दूसरा होगा, क्योंकि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी से नहीं, मागधी अपभ्रंश से हुई है। 132वां प्रश्न देखिए, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है। हम सबने पढ़ा है आदिकाल में मानी जाती है। आदिकाल के बाद हम जब भक्ति काल पढ़ते हैं, तो भक्ति काल में जब हम सूफी साहित्य पढ़ते हैं, तो सूफी साहित्य में जो हम रचना मानते हैं, मुल्ला दाऊद की चंदायन 1379 थे 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की चंदायन को अवधि की प्रारंभिक कृति माना गया है। राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत कथन बताना है कि राजस्थान भाषा के संबंध में असंगत कथन कौन सा है। पहला तो यह है कि ख ध्वनि के लिए प्राचीन राजस्थानी साहित्य में प्राय श लिपि चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यह भी एकदम सही है। भोलानाथ तिवारी राजस्थान का एक संबंध शोर सैनिक के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते हैं। जो भोलानाथ तिवारी थे ना, वो राजस्थानी का संबंध शोर सैनिक के एक रूप नागर अपभ्रंश से मानते थे कि राजस्थानी का जो उत्पत्ति हुई है वो नागर अपभ्रंश से हुई है। राजस्थानी को मरु भाषा, मरुबानी आदि कहा गया है, ये भी सही है। राजस्थानी भाषा भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा सीमित है। कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस से भी हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो क्या देश विदेश में नहीं है क्या? उसी की सीमा में अंतर्गत है क्या वो लोग? गलत है ये, ठीक है ना। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 134वें का आंसर देखिए कि पिंगल मिश्रित जो सबसे फेमस रचना है इन चारों ऑप्शन में से वो है पृथ्वीराज दासो। बाकी सब डिंगल मिश्रित रचना है, लेकिन पिंगल मिश्रित रचना है वो है पृथ्वीराज दासो है। डिंगल और पिंगल में क्या अंतर है? जिसमें मारवाड़ी और राजस्थानी का रूप मिला हुआ होता है उससे बोलते हैं डिंगल, लेकिन जिसमें राजस्थानी के साथ साथ ब्रजभाषा मिली हुई होती है उसको बोलते हैं पिंगल और डिंगल एक काव्य शैली है। अगर प्रश्न आए कि पिंगल और डिंगल क्या है, तो काव्य की शैलियाँ हैं ये। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है मेवाती, ठीक है ना, मेवाती, जो अनवरपुर की साइड बोली जाती है। 136वां क्वेश्चन देखिए, ढूंढाड़ी बोली को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अहीरवाटी बोली, ठीक है ना। अहीरवाटी बोली यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि जयपुरी, झाड़साई और काईकुई भी इसका नाम बोली का नाम है। तो ढूंढाड़ी बोली को काईकुई बोली, झाड़साई बोली और जयपुरी बोली के नाम से जाना जाता है। अहीरवाटी यहाँ पे गलत हो जाएगा। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। मालवी, रतलाम सही है, देवास सही है, उज्जैन सही है। रायपुर गलत हो जाएगा, क्योंकि रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इधर पूर्वी हिंदी की बोलियाँ बोली जाती है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। वागड़ी बोली के संदर्भ में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली भाषा या बोली कौन सी है? वागड़ी बोली से संबंधित, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वागड़ी, क्योंकि जो वागड़ प्रदेश है ना वो डूंगरपुर के आसपास का प्रदेश है। तो ये यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात के सीमा एकदम टच करती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गुजराती। 139वां देखिए कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत आसान प्रश्न है, 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है, उसके प्रचार प्रसार से संबंधित। लेकिन जो ये प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, और जो अंक होंगे वो रोमन 1 2 3 4 जो हम लिखते हैं ना वैसे होंगे। ये अनुच्छेद 343 में दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। 140वां प्रश्न देखिए, हिंदी का मानक रूप किस बोली के निकट है? तो हिंदी का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली को हम हिंदी मानते हैं, ठीक है ना, खड़ी बोली को हिंदी मानते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी में मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया गया। अब ये आसान प्रश्न है, हमको पता है अल ल और अड़ बोलते हैं इसको, का जड़, ये ना ख, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित, लेकिन जो लिरे है ना इसको जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है ना उन्होंने लिरे को सम्मिलित नहीं किया गया। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सम्मिलित नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। 142वां प्रश्न देखिए आप,
कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाइफन समझ रहे हो ना, वो बीच में जो डैश लगाते हैं हम, ठीक है ना, तो नहीं किया जाना चाहिए। अब वो पूछ रहा है, ऑप्शन है इसका कि कठिन संधियों से बचने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, कठिन संधियों से बचने के लिए हम हाइफन का प्रयोग कर सकते हैं, ये तो सही होगा। ये पूछा है कहाँ नहीं करना चाहिए। सामान्य तत्पुरुष समासों में ये गलत हो जाएगा। जैसे तत्पुरुष समास था तुलसी कृत है, तो तुलसी कृत सीधा लिख सकते हैं, तुलसी पे बीच में डैश लगा के हाइफन लगा कृत लिखना जरूरी नहीं है, तो ये गलत है कि यहाँ पे हाइफन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बाकी कौन सा, जैसा आदि से पूर्व, इनके पूर्व डैश लगा सकते हैं, और द्वंद्व समास में तो हम लगाते हैं। द्वंद्व समास यानी कि जैसा राम और श्याम या फिर माता पिता, इनके बीच में हम डैश लगाते हैं, तो डैश को ही हाइफन बोलते हैं। तो 142 का आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइफन का प्रयोग नहीं करना चाहिए मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार। 143वां प्रश्न देखो आप कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। अब 143वां आंसर देखेंगे हम कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। ये सही है, क्योंकि ये अशुद्ध पूछा है यहाँ पे, तो ये शुद्ध है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त पाई को खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो ख है ना, ये ख ऐसे एक व्यंजन है, तो इसको हटाकर लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो खड़ी पाई है इसको हटाकर अलग से लिखना चाहिए। ये ख, अब ख के बाद खा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है कि पूर्वकालिक प्रत्यय कर्म क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ये भी सही है एकदम। पूर्वकालिक प्रत्यय कर्म क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व ह के संयुक्त अक्षर हल लिपि संकेत बनाया जाए, ठीक है, ये भी सही है। द व ह के संयुक्त अक्षर और तक अव्यव सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए, ये गलत है, ठीक है ना। सदैव नहीं लिख सकते, सदैव यहाँ पे गलत है। तक अव्यव जो है वो सदैव पूर्ववर्ती के साथ लिखा जाए, ये गलत है। ये वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार ये गलत उत्तर होगा, ठीक है ना। 144वां प्रश्न देखिए कि हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। बुढ़ा एकदम सही शब्द है, बुढ़ा ऐसे लिखा जाना चाहिए, चाहिए, ठीक है, लिखा जाना चाहिए, ठीक है। स्थाई गलत है, ठीक है ना, स्थाई नहीं होगा। जो हमारा सही उत्तर होगा वो स्थाई होगा, स्थाई में यह यज्ञ वाला आएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो आप 145वां कि किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है, किस विकल्प के। तो यहाँ पे जो पहला उत्तर हो जाए हमारा सही हो जाएगा, परास्त, परामर्श और परागी, इसमें सारे के सब में परा उपसर्ग लगा हुआ है। 146 प्रश्न हुआ देखिए 46 कि संतानवाची प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। संतानवाची प्रत्यय, ठीक है, जिसमें अ प्रत्यय लगा रहता है लास्ट में अ, तो काश्यप, वासुदेव और पार्थ, ठीक है ना, इनमें संतानवाची प्रत्यय लगा हुआ है। तो 146 में आंसर हो जाएगा चौथा, संतानवाची प्रत्यय। 147वां प्रश्न देखिए आप कि किस विकल्प के सभी स्वर संधि से निर्मित है। सभी स्वर संधि से निर्मित है, तो हम देख लेते हैं। वार्ता प्लस आलाप, चंद्र प्लस उदय, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 148वां प्रश्न देखिए तत्पुरुष समास से निर्मित है। तत्पुरुष समास किसमें है, गृहस्थ, हरफन मोला और कपड़छन, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, तत्पुरुष समास के लिए दूसरा उत्तर सही है। 149वां क्वेश्चन देखिए कि वाक्य के संबंध में गलत कथन कौन सा है। गलत कथन छांटना है हमको 149 में कि वाक्य के दो प्रमुख, 149वां प्रश्न देख रहे हैं हम कि वाक्य के दो प्रमुख अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ये सही है एकदम कि वाक्य के दो प्रमुख अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। ये अनुपयुक्त है। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, इसको विधेय नहीं कहते। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, एकदम सही है ये। और रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी सही है। तो जो हमारा गलत कथन हो जाएगा अनुपयुक्त, वो दूसरा होगा और यही हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा। 150 आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ तक अगर किसी कुछ भी समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या नया चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक और संदेशसूचक। संबंध बोधक एक प्रकार का अवयव होता है, ये वाक्य का किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, तो तुम्हारा सही उत्तर देखो संबंध बोधक हो जाएगा। अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है, संबंध बोधक अर्थ के अनुसार वाक्य का भेद नहीं है। बाकी आज्ञार्थक, संकेतार्थक और संदेशसूचक ये वाक्य के भेद है। रचना के अनुसार
आधार पर वाक्य के भेद अलग होते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद अलग होते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले किसी अन्य पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।